डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 76। दिया तलवार। नाम दिया तलवार। उपस्थिति 97। स्वास्थ्य 91। अनुकूलता 70। 97 का सौंदर्य स्कोर, जो कि चित्रा मेनन के समान है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पश्चिमी चेहरे की बनावट सौंदर्य की दृष्टि से कुछ बेहतर लगती है। चित्रा मेनन उस प्रकार की हैं जिन्हें जितना अधिक देखा जाए उतना ही अधिक आकर्षक लगती हैं, लेकिन दिया तलवार अलग हैं। वो पहली नज़र में ही बेहद खूबसूरत लगने वाली लड़कियों की श्रेणी में आती हैं। निस्संदेह तुमसे हो सकता है। विवान गुप्ता ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसके लिए जगह बनाई और उसे बैठने का इशारा किया। दिया तलवार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और आत्मविश्वास के साथ विवान गुप्ता के बगल में बैठ गईं। पास ही में रहने वाले उन असफल यूरोपीय सज्जनों को जब एक खूबसूरत युवा मॉडल ने उन्हें ठुकराकर एक एशियाई व्यक्ति के पास जाते देखा तो वे सभी चिढ़ गए। हालांकि उन्हें ये मानना पड़ा कि विवान गुप्ता की खूबसूरती वाकई सभी को आकर्षित कर सकती है। हालांकि चूंकि ये एक पार्टी थी और एक लक्ष्य चूक गया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से अपने अगले लक्ष्य की तलाश में तितर-बितर हो गए। किसी ने भी जानबूझकर कोई उपद्रव नहीं किया, क्योंकि वे सभी समझते थे कि यहाँ आमंत्रित लोग आसानी से भड़काए जाने वाले लोग नहीं थे। शायद अपने आसपास मंडरा रही मक्खियों को तितर-बितर होते देख दिया तलवार ने भी राहत की सांस ली होगी। क्या तुम भारत से हो? वो शायद युवा थी। विवान गुप्ता से बात करते समय उसका लहजा चंचल था। हाँ, क्यों? कुछ नहीं, मुझे बस इस पार्टी में भारत के किसी व्यक्ति को देखकर अजीब लग रहा है। विवान गुप्ता ने थोड़ा सा पीछे झुकते हुए मुस्कुराया और बोले, क्या तुम भी यहाँ रूसी हो? जैसे ही विवान गुप्ता ने ये कहा, उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और कुछ हद तक लाचार होकर कहा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं एक मॉडल हूँ। मेरी कंपनी इतालवी बाजार में प्रवेश करना चाहती है, इसलिए उन्हें इन तथाकथित इतालवी अभिजात वर्ग को खुश करना होगा। दुर्भाग्य से मेरी बहनें और मैं इस भार भरकम सौदे के मोहरे बन गए हैं। योद्धाओं के देश की ये लड़की सीधी साधी है और बिना किसी लाग लपेट के बोलती है। तो फिर आप गलत व्यक्ति के पास आए हैं। मैं आपकी कंपनी को इतालवी बाजार खोलने में मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं। मैं बस उन तैलीय चेहरों को नहीं देखना चाहता। उनकी तुलना में मुझे तुम्हारा चेहरा ज्यादा पसंद है। दिया तलवार ने मोहक दिखने की कोशिश में अपने होठों को चाटा, लेकिन उनके चेहरे की मासूमियत एक अलग ही तरह का आकर्षण प्रकट कर रही थी। अच्छा, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें मेरे चेहरे का जश्न मनाना चाहिए। जब वो बोल रहे थे, विवान गुप्ता ने मुस्कुराते हुए और टोस्ट करते हुए उसे पहले से ही भरी हुई शैंपेन का एक गिलास दिया। गिलास उठाते हुए दिया तलवार ने कुछ उलझन के साथ कहा, इसमें जश्न मनाने लायक क्या है? जैसे ही गिलास आपस में टकराए, विवान गुप्ता के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उन्होंने थोड़ी सी नखरीबाजी के साथ कहा, बेशक जश्न मनाने लायक है। अगर मेरा चेहरा ऐसा ना होता तो मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की से कभी न मिल पाता। तारीफ सुनकर दिया तलवार भी हंस पड़ी। कुछ देर बातचीत करने के बाद विवान गुप्ता को इस रूसी लड़की में बढ़ती दिलचस्पी महसूस होने लगी और उसके अंदर का आकर्षण पूरी तरह जाग उठा। शायद हम कहीं और जाकर बातचीत कर सकते हैं। ओह, कहाँ जाना है? दिया तलवार स्पष्ट रूप से विवान गुप्ता के इशारे को समझ गई थी। एक खुले विचारों वाली यूरोपीय लड़की होने के नाते उसने जरा भी संकोच नहीं किया, बल्कि अपनी खूबसूरत आंखों से पलटकर चंचल अंदाज में सवाल पूछा, शायद कोई शांत जगह जहां हमें कोई परेशान न करे? विवान गुप्ता के सुंदर चेहरे को देखकर दिया तलवार एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन अंततः उसने अपना सिर हिलाकर इनकार कर दिया। आमतौर पर मुझे आपसे और गहराई से बातचीत करना अच्छा लगता, लेकिन आज नहीं। आप जानते हैं, मैं यहाँ एक मिशन के साथ आई हूँ। विवान गुप्ता उसकी बात समझ गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी एक शांत अविचलित मुस्कान थी। आपकी कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए इतालवी बाजार में प्रवेश करना चाहती है। इससे आपको वास्तव में कितना लाभ मिलेगा? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे मानना ही पड़ेगा। एक मॉडल की आमदनी ज्यादा नहीं होती और मैं इस काम में नई हूँ। अगर मुझे अपने परिवार और खुद का भरण पोषण करना है तो मुझे कंपनी पर निर्भर रहना होगा। जहाँ तक उनके द्वारा दिए जाने वाले लाभों की बात है, वे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं।
मैं आपको आपकी कंपनी से भी अधिक उदार पुरस्कार दे सकता हूं, तो क्या आप मेरे साथ जुड़ने को तैयार होंगे? ये सुनकर दिया तलवार चौंक गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि पार्टी में इतने सम्मान के साथ पेश किए गए विवान गुप्ता वाकई एक धनी व्यक्ति थे। पहले तो वो उनके रूप रंग पर ही ध्यान दे रही थी, इसलिए उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन विवान गुप्ता के हल्के से याद दिलाने से उसे होश आ गया। ये पुरस्कार कितना उदार है! आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने कंपनी का काम पूरा नहीं किया तो मुझे दंडित किया जा सकता है। विवान गुप्ता को ये कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि इतनी पारदर्शी युवती, जो खुले तौर पर सौदों पर चर्चा कर रही थी, का स्वास्थ्य स्कोर 91 था। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी कंपनी आपको कितना ऑफर कर रही है। दिया तलवार ने एक पल के लिए विचार किया। उन्होंने मुझे पहले ही $10,000 दे दिए हैं, और अगर मैं किसी इतालवी हस्ती से संपर्क कर पाती हूं तो वे मुझे $90,000 और देंगे। ये सुनकर विवान गुप्ता ने अपना सिर उसके कान के पास झुकाया। उसके मर्दाना शरीर की गर्मी और उसके कान के पास की गर्मी ने उसे थोड़ा सा अजीब सा महसूस कराया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये आपका पहला अनुभव होगा, है ना? क्या खुद को देने के लिए महज $1,00,000 काफ़ी हैं? विवान गुप्ता के कान में फुसफुसाते हुए कोमल शब्द सुनते हुए उसने भी अपना सिर घुमाया, और उनके चेहरों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर से भी कम थी, और वे इस तरह एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मैंने सुना है कि भारत के लोग इसे बहुत महत्व देते हैं। लगता है ये बात गलत नहीं है, लेकिन जहाँ से मैं हूँ वहाँ बहुत कम लोग परवाह करते हैं कि ये आपका पहली बार है या नहीं, इसलिए इससे मुझे ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। इसके अलावा बात यह है कि इससे पहले मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसने मुझे आकर्षित किया हो, इसलिए मैंने इसे अपने पास रखा। अब जबकि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में आ गई हूँ, तो अगर मैं अपने शरीर के बदले कुछ फ़ायदे पा सकती हूँ तो मुझे इसकी और भी कम परवाह है। तो क्या आप मुझ में रुचि रखते हैं? बेशक, वरना मैं यहाँ नहीं बैठा होता। विवान गुप्ता वापस उठ बैठे और लापरवाही से उसे अपने करीब खींच लिया। दिया तलवार ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन जब उसे पता चला कि वो खुद को छुड़ा नहीं सकती तो उसने विरोध करना बंद कर दिया। मैं लगभग 1 और सप्ताह के लिए यूरोप में रहूंगा। आप 7 दिनों के लिए मेरे साथ आ सकते हैं, और उन 7 दिनों के लिए मैं आपको $3,00,000 दूंगा। विवान गुप्ता ने सीधे तौर पर कीमत तय कर दी। मौजूदा विनिमय दर के अनुसार $3,00,000 लगभग 2 करोड़ रुपए के बराबर है, जो कि विवान गुप्ता के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन दिया तलवार की नज़र में ये काफ़ी बड़ी रकम थी। आखिरकार अगर वो किसी तथाकथित इतालवी हस्ती से संपर्क भी कर लेती तो कंपनी उसे केवल $1,00,000 ही देती, लेकिन अब विवान गुप्ता ने सिर्फ एक शब्द में $3,00,000 की पेशकश कर दी, जिससे वो सीधे तौर पर स्तब्ध रह गई। क्या आप गंभीर हैं? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको पैसे अग्रिम में दे सकता हूँ। क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगी? मुझे लगता है कि अगर आप वापस रूस भाग भी जाएं तो भी आपको ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। विवान गुप्ता के आत्मविश्वास से प्रभावित होकर दिया तलवार ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसके व्यवहार और व्यक्तित्व से ही उसने विवान गुप्ता को भारत के एक धनी व्यक्ति के रूप में पहचान लिया था। अगर ऐसा है तो मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ। दिया तलवार ने अपनी खूबसूरत नीली आंखों को झपकाया। मुझे आपके साथ ये खूबसूरत 7 दिवसीय यूरोपीय यात्रा बिताने में खुशी हो रही है। हालांकि शब्दों में पैसे की बदबू भरी हुई थी, लेकिन दिया तलवार अपने सामने खड़े उस युवक के पैसे की बदबू से भरी भव्यता से मदहोश हो गई थी। सौदा तय होने के बाद दोनों के बीच स्वाभाविक रूप से घनिष्ठता बढ़ गई। 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था, आसमान में अंधेरा छा चुका था और पार्टी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। लेकिन विवान गुप्ता का ध्यान अब पार्टी पर नहीं था। दिया तलवार के साथ वो पार्टी के दूसरे पक्ष में चला गया और प्रिंसिपल कमर और लीवन सिंह से मिला। प्रिंसिपल जी, भाई लीवन, मैं पहले होटल वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। इस समय लीवन सिंह और प्रिंसिपल कमर दोनों एक मॉडल के साथ जीवन के बारे में बातचीत कर रहे थे। जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। जब उन्होंने विवान गुप्ता के बगल में दिया तलवार को एक परी राजकुमारी की तरह देखा तो उन्होंने तुरंत एक जैसा भाव प्रकट किया, ईर्ष्या। जिन युवा मॉडलों को उन्होंने लगभग मोहित कर लिया था, उन्हें दोबारा देखते ही उनके मुंह के पास मौजूद विदेशी कैवियार का आकर्षण अचानक फीका पड़ गया। दरअसल तुलना न करने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने सोचा था कि जिन मॉडलों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी वे इस पार्टी की सर्वश्रेष्ठ मॉडलों में गिनी जा सकती हैं, लेकिन दिया तलवार की तुलना में आसमान और ज़मीन का अंतर तो नहीं था, पर साफ नजर आ रहा था। ठीक है, होटल की गाड़ी पहले से ही वहाँ इंतजार कर रही है। हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे और बाद में वापस आ जाएंगे। ये कहने के बाद प्रिंसिपल कमर ने खेद से अपना सिर घुमा लिया और विवान गुप्ता पर ध्यान देना बंद कर दिया।
लीवन सिंह तो चुप ही रहा, लेकिन उसकी ईर्ष्या भरी नजरें कुछ ऐसी थीं जिन्हें विवान गुप्ता भी सहन नहीं कर सकते थे। विवान गुप्ता वहां रुककर उन्हें और भड़काना नहीं चाहते थे, इसलिए वो दिया तलवार के साथ पार्टी डॉक से चला गया। हालांकि ये एक नौका पार्टी थी, लेकिन आगमन से प्रस्थान के 2 घंटों में विवान गुप्ता नौका पर कदम भी नहीं रख पाए थे। फिर भी अपने बगल में खड़ी मोहक साथी को देखकर उसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। प्रेसिडेंट विवान। कई अंगरक्षकों ने विवान गुप्ता को देखा और जल्दी से उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। प्रिंसिपल और भाई लीवन बाद में लौटेंगे, मेरे पीछे 2 लोगों को भेज दीजिए। ठीक है। अंगरक्षकों ने प्रिंसिपल कमर से पहले ही निर्देश प्राप्त कर लिए थे और विवान गुप्ता के आदेशों का पालन करते हुए तुरंत विवान गुप्ता के साथ वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब दोनों रॉल्स रॉयस कलिनन में बैठे तो दिया तलवार थोड़ी घबराहट दिखाने लगी थी, शायद इसलिए क्योंकि वो पहली बार इतनी लग्जरी कार में बैठी थी। दोनों को बैठे हुए देखकर ड्राइवर ने धीरे से गाड़ी स्टार्ट की। अंगरक्षकों की व्यावसायिक कार ठीक पीछे पीछे चल रही थी। 2 घंटे से अधिक समय के बाद लगभग रात 9 बजे विवान गुप्ता वेस्टर्न एक्सेल्सियर रोम होटल लौट आए। होटल का वेटर आज्ञाकारी ढंग से आगे आगे चलने लगा, दिया तलवार पर अपनी नजरें ज्यादा देर तक टिकाने की हिम्मत नहीं करता हुआ। अध्याय 77 डिलक्स गॉर्मे फीस्ट संशोधित संस्करण। विला सूट में विवान गुप्ता ने अभी अभी नहाया था और बाथरोब पहने हुए विशाल सोफे पर आराम से बैठकर अपने फोन से खेल रहे थे। लेकिन बाथरूम से आती पानी की आवाज ने उनके विचारों को पूरी तरह से कहीं और पहुंचा दिया। उन्हें नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन विवान गुप्ता को ऐसा लगा जैसे आधी सदी बीत गई हो। अपने 2 जन्मों में विवान गुप्ता पहली बार विदेशी समुद्री भोजन का स्वाद चख रहे थे और स्वाभाविक रूप से वे थोड़े उत्साहित थे। जब दिया तलवार स्नानाघर से बाहर निकलीं तो उनके लंबे भूरे बाल अभी भी गीले थे, जिन पर पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं। उनके सफेद बाथरोब ने उनके शरीर के प्रमुख हिस्सों को ढका हुआ था और सोफे पर लेटे हुए विवान गुप्ता को देखकर उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी अभी स्नान किया था। आओ यहां बैठो। दिया तलवार को बाथरूम से बाहर आते देख विवान गुप्ता के लहजे में आदेश का भाव झलक रहा था, लेकिन दिया तलवार को जरा भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि वो एक आज्ञाकारी छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह हल्के और सुंदर कदमों से विवान गुप्ता की ओर चली गईं। उसके कोमल चेहरे को देखते हुए विवान गुप्ता ने गहरी सांस ली। मेकअप हटाने के तुरंत बाद ही उसका चेहरा इतना साफ और चिकना हो गया था कि उसके बारीक बाल भी साफ और निर्मल दिखाई दे रहे थे। उसकी हल्की नीली आंखें बिना पलक झपकाए विवान गुप्ता को घूर रही थीं और शायद तनाव के कारण उसकी लंबी पलकें कभी-कभी फड़फड़ा रही थीं। आपको पैसे मिल गए हैं ना? महज 1 घंटे पहले विवान गुप्ता ने दिया तलवार के खाते में $3 लाख का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण किया था। चूंकि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निजी बैंकिंग ग्राहक थे, इसलिए उनकी वार्षिक विदेशी हस्तांतरण सीमा $10 मिलियन थी और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी हो गई। ये सुनकर दिया तलवार ने अपने बगल में रखा फोन उठाया, अपने खाते में बैलेंस चेक किया और उत्साह से सिर हिला दिया। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब आपकी बारी है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की। अगले 400 शब्दों में विवान गुप्ता और दिया तलवार के बीच मैत्रीपूर्ण बातचीत का वर्णन किया गया है। अगले दिन जब विवान गुप्ता जागे तो सुबह के 10 बज चुके थे। उन्होंने अपनी थोड़ी दर्द करती कमर को सहलाया, अपने बगल में सो रही दिया तलवार पर एक नज़र डाली और खुद को रोक नहीं पाए और उसके कोमल नाक को हल्के से छू लिया। जागने पर दिया तलवार ने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने विवान गुप्ता को देखकर उसकी आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी। विवान गुप्ता ने ये भाव देखा और अनजाने में मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। पहले तो उन्हें लगता था कि विदेशी महिलाएं सभी योद्धा देवियां हैं, जिन्हें जीतना उनकी क्षमता से परे है, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि युवा दिया तलवार उनकी चुनौती का सामना नहीं कर सकी और 300 राउंड पूरे होने से पहले ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या तुम्हें भूख लगी है? विवान गुप्ता ने अपनी आवाज को थोड़ा नर्म बनाने की कोशिश की। ये सुनकर दिया तलवार ने थोड़ी सी नाराजगी के साथ सिर हिला दिया। उसके गाल हल्के से फूले हुए थे, जिससे वो अविश्वसनीय रूप से प्यारी लग रही थीं। बिस्तर से उठने से पहले विवान गुप्ता खुद को रोक नहीं पाए और उसने उसके गुलाबी होठों को चूम लिया। उठो, चलो दावत खाने चलते हैं।
इसके बाद वे दोनों नहाने और कपड़े पहनने लगे। 10 मिनट बाद दोनों कंधे से कंधा मिलाकर कमरे से बाहर निकले। दिया तलवार ने विवान गुप्ता का हाथ पकड़ा हुआ था। 1.7 मीटर से अधिक की ऊंचाई होने के बावजूद उनका व्यवहार इतना सौम्य था कि वो बिल्कुल भी अस्वाभाविक नहीं लग रही थीं। श्री विवान, उसे रेस्टोरेंट में लाते हुए होटल के वेटर ने, जिस पर इस असाधारण रूप से आकर्षक पूर्वी अरबपति की मजबूत छाप थी, जल्दी से विवान गुप्ता का अभिवादन किया। थोड़ा सिर हिलाते हुए विवान गुप्ता ने दिया तलवार को डाइनिंग टेबल के पास कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। क्या आप अभी दोपहर का भोजन परोसते हैं? हमारे वेस्टर्न एक्सेल्सियर रोम होटल में दोपहर के भोजन का समय 11:30 बजे से शुरू होता है, लेकिन चूंकि आप हमारे होटल के विशिष्ट विला सूट अतिथि हैं, इसलिए आप जब चाहें भोजन कर सकते हैं। वेटर ने थोड़ा झुककर आदरपूर्वक उत्तर दिया। तो मुझे अपना मेन्यू लाओ। वेटर ने झट से मेन्यू विवान गुप्ता को थमा दिया। विवान गुप्ता ने मेन्यू पर सरसरी नजर डाली और पाया कि व्यंजन काफी साधारण थे, इसलिए उन्होंने मेन्यू बंद कर दिया और वेटर से पूछा, क्या आपके होटल में केवल इस मेन्यू में सूचीबद्ध व्यंजन ही उपलब्ध हैं? विवान गुप्ता के लहजे में असंतोष सुनकर वेटर ने तुरंत कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मैं इस मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को देने में बहुत खुशी महसूस करूंगा। मुझे यकीन है कि वो आपको संतोषजनक उत्तर देंगे। विवान गुप्ता ने सिर हिलाया। इस इशारे के साथ ही वेटर विवान गुप्ता की असंतोष की सूचना देने के लिए तुरंत चला गया। कुछ ही देर में होटल का ग्राहक प्रबंधक दौड़ता हुआ आया। विवान गुप्ता के कुछ बोलने से पहले ही उसने झुककर माफी मांग ली। श्री विवान, आप हमारे सबसे सम्मानित अतिथि हैं और आपकी अप्रिय अनुभूति के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप क्या खाना चाहेंगे। हम आपकी जरूरतों को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। विवान गुप्ता ने विनम्रता दिखाने की कोई कोशिश नहीं की और लापरवाही से कहा, मैंने सुना है कि इटली में एक प्रकार का अल्बा व्हाइट ट्रफल होता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये अभी उपलब्ध है। उन्होंने एक बार संयोग से ऑनलाइन अल्बा व्हाइट ट्रफल देखा था, जिसे एक दुर्लभ और अनमोल खजाने के रूप में सराहा गया था। एक बार 900 ग्राम अल्बा व्हाइट ट्रफल की नीलामी 1 लाख यूरो में हुई थी। हालांकि ये मुश्किल है, फिर भी इसे हासिल किया जा सकता है। हालांकि कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, विवान गुप्ता ने उसे बीच में ही रोक दिया। कीमत की चिंता मत करो, अगर आपके पास पैसे हैं तो बस इतना ही काफी है। समझ गया श्री विवान, क्या आपकी कोई और विनती है? इसके अलावा मेरे लिए लंदन एमस कैवियार की 1 सर्विंग लाओ और बाकी मुख्य व्यंजनों के लिए आप तय कर सकते हैं कि इसके साथ क्या परोसा जाएगा। ये विवान गुप्ता के ज्ञान में सबसे बेहतरीन व्यंजन थे और चूंकि वो यूरोप में था, इसलिए वो निश्चित रूप से इनका स्वाद लेना चाहते थे। अपनी इच्छाएं बताने के बाद विवान गुप्ता ने दिया तलवार की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? दिया तलवार पहले से ही विवान गुप्ता द्वारा किए गए अनुरोधों से अचंभित थी। उसने इन व्यंजनों के बारे में सुना तो था, लेकिन इन्हें मंगवाने में संभवतः कई दशनियों हजार डॉलर खर्च हो जाएंगे, जो उसके लिए अकल्पनीय था, जिसने गरीबी के कारण विवान गुप्ता की बात मान ली थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। आपने जिन व्यंजनों का जिक्र किया है वे मेरी कल्पना से परे हैं और मुझे खाने के लिए कुछ और चाहिए ही नहीं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक मॉडल हूं और अपनी काया को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए विवान गुप्ता ने जोर नहीं दिया और उन्होंने कस्टमर मैनेजर को व्यवस्था संभालने का निर्देश दिया। आने वाले दिनों में हम यूरोप के कई देशों की यात्रा कर सकते हैं। क्या आपने अपनी कंपनी को इस बारे में स्पष्ट जानकारी दे दी है? विवान गुप्ता के सवाल पर दिया तलवार ने जवाब दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा उस कंपनी में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। विवान गुप्ता द्वारा भेजे गए 3 लाख डॉलर मिलने के बाद वो खुद को काफी समृद्ध महसूस कर रही थी। ये पैसा उसके लिए काफी समय तक मनचाही खर्च करने के लिए पर्याप्त था, जिससे मॉडलिंग कंपनी में रहना उसके लिए अनावश्यक हो गया था। ओ, तो फिर आप क्या करने की योजना बना रही हैं? मैं पहले अपने परिवार को बसाना चाहती हूँ और फिर एक असली मॉडल बनूंगी, ना कि ऐसी मॉडल जो पैसा कमाने के लिए अपना शरीर बेचती हो। अच्छा, ऊंचा लक्ष्य रखो। थोड़ी देर रुकने के बाद विवान गुप्ता ने आगे कहा, क्या आपने भारत में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा है? भारत? क्या वहां मॉडलों के लिए कोई बाजार है? वह भारत से बहुत परिचित नहीं थी और उसके लहजे में कुछ संदेह था। बेशक
भारत से कई टॉप सुपर मॉडल आई हैं। विवान गुप्ता को लगा कि दिया तलवार एक ऐसी व्यक्ति थीं जिन्हें जीवन में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवदूत जैसा चेहरा, परिपूर्ण शरीर, थोड़ी सी देखभाल और स्टाइलिंग से वो आसानी से विश्व की टॉप सुपर मॉडल बन सकती थी। इसके अलावा विवान गुप्ता के लिए दिया तलवार पहले से ही उनकी प्रेमिका थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उसे अपने साथ रखना चाहते थे। कुछ देर सोचने के बाद दिया तलवार ने ना तो सहमति दी और ना ही इनकार किया। इटली की इस यात्रा के बाद मैं सबसे पहले घर लौटकर अपने परिवार के लिए व्यवस्था करना चाहती हूँ। अगर मैं भारत जाने का फैसला करती हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपसे संपर्क करूंगी। तो मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आधे घंटे से अधिक समय बीत गया और होटल का कस्टमर मैनेजर होटल के शेफ के साथ आया। श्री विवान, हमारे शेफ ने आपके अनुरोध के अनुसार व्यंजन तैयार कर लिए हैं। इसके साथ ही ट्रे लिए कई वेटरों ने खाना विवान गुप्ता और दिया तलवार के सामने रख दिया। जैसे ही शेफ ने ट्रे खोली, उन्होंने परिचय देते हुए कहा, ये व्हाइट ट्रफल के साथ सी फूड स्पैगेटी है, जिसमें प्रति सर्विंग 6 ग्राम व्हाइट ट्रफल, स्नो क्रैब रो और लॉबस्टर टेल का सबसे बेहतरीन हिस्सा इस्तेमाल किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये व्यंजन आपके स्वाद को अवश्य मोहित कर लेगा। विवान गुप्ता ने दिया तलवार को खाना शुरू करने का इशारा किया और खुद भी उत्सुकता से उसका स्वाद लेने लगे। सच कहूं तो स्वाद काफी अच्छा था, लेकिन इसमें वो असाधारण प्रभावशाली स्वाद नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि विवान गुप्ता ट्रफल्स के अनूठे स्वाद को पूरी तरह से नहीं समझ पाए। दिया तलवार बड़े चाव से खाना खा रही थी। उस समय स्वाद उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि हर निवाला उसे डॉलरों से भरा हुआ लग रहा था। एमएस कैवियार की एक सर्विंग 24 ग्राम की होती है, जिसे मैंने 12-12 ग्राम के 2 हिस्सों में बांटा है और मैंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। इतनी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के लिए उनके मूल स्वाद को परिरक्षित करना ही उनका सम्मान करना है। शिष्टाचार की भावना के अभाव में विवान गुप्ता ने जू बाजी की तरह ही उसका आधा हिस्सा अपने मुंह में डाल। अध्याय 78। मैं केवल स्वयं पर विश्वास करता हूँ। खाना खत्म करने के बाद दोनों को एक वेटर वेस्टर्न एक्सेलशियर गोवा के निजी टेरेस पर धूप सेकने के लिए ले गया। आखिरकार अक्टूबर में गोवा का औसत तापमान 10 डिग्री से थोड़ा अधिक होता है, जिसे इसे धूप सेकने के लिए एकदम सही मौसम बनाता है। जब विवान गुप्ता शांति से धूप सेक रहा था, तभी उसे प्रिंसिपल कमर का एक संदेश मिला। प्रिंसिपल कमर, तुम कहाँ हो? विवान ने पीछे मुड़कर अपने पीछे की ओर लिखे टेरेस नंबर को देखा और जवाब दिया, टेरेस नंबर 4। ठीक है, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। बातचीत बीच में ही रुक गई और कुछ मिनट बाद प्रिंसिपल कमर अकेले टेरेस नंबर 4 पर पहुंचे। विवान ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, भाई चिराग कहाँ है? कल रात वो बेकाबू हो गया था। मुझे यकीन है कि वो दोपहर तक नहीं उठेगा। आपको कैसे पता? क्या ये सामूहिक अभ्यास हो सकता है? विवान ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। दफा हो जाओ, उस आदमी को कुछ समस्या है। उसने मुझे सुबह 4 बजे मैसेज किया, लेकिन मैं सो रहा था और मैंने जवाब नहीं दिया। दोनों की बातचीत सुनकर लाउंज चेयर पर लेटी हुई दिया तलवार ने भी अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गईं। चलिए, मैं आपको प्रिंसिपल कमर से मिलवाता हूं, मेरे दोस्त। विवान ने प्रिंसिपल कमर को अंग्रेजी में दिया तलवार से परिचित कराया। मैं आपको जानती हूं, मैंने इंस्टाग्राम पर आपके बारे में खबरें देखी हैं। आप अंबानी के बेटे हैं। नमस्कार, मैं रूस से दिया तलवार हूं। प्रिंसिपल कमर को देखते ही दिया तलवार के खूबसूरत चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान आ गई, जिससे प्रिंसिपल कमर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। महिलाओं के मामले में आपकी किस्मत कैसी है? भारत में ची मान है और जैसे ही आप विदेश जाते हैं आपको ऐसी ही कोई अद्भुत महिला मिल जाती है। बताइए, आप आमतौर पर किस मंदिर में पूजा करते हैं? जब मैं वापस आऊंगा तो इस साल के सारे चढ़ावे मैं चुका दूंगा। तिरुपति मंदिर में 1 साल के अगरबत्ती के खर्च के लिए शायद 1 अरब रुपए लग जाएंगे, लेकिन आपके लिए तो ये एक छोटा सा लक्ष्य है। भाड़ में जाओ। प्रिंसिपल कमर विवान से हिंदी में बात कर रहे थे, इसलिए दिया तलवार को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी और वो उलझन में विवान की ओर देख रही थी। उसकी निगाहें देखकर विवान मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, वो बस तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है। हालांकि दिया तलवार जानती थी कि ये ठीक वही नहीं था जो विवान ने कहा था, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल कमर का धन्यवाद दिया। हालांकि वो जानती थी कि प्रिंसिपल कमर अंबानी का बेटा है, फिर भी उसने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पिछली मुलाकातों से ये स्पष्ट था कि वो भी विवान की तरह ही दिखावे पर मोहित हो जाती थी। इसके अलावा दिया तलवार की नज़र में प्रिंसिपल कमर अंबानी के बेटे से दोस्ती करने में कामयाब रहा था और हमेशा ही अपने कामों में फिजूल खर्ची करता था। 7 दिनों के लिए उसका समय खरीदने के लिए $3 लाख की भारी भरकम रकम खर्च करना तो पहले से ही हद से ज्यादा था। और तो और जब एक खाने का खर्च $35,000 था तो ये और भी चौंकाने वाला था।
उसका रुतबा भी शायद कम नहीं था। इतने आकर्षक और धनी साथी का होना ही दिया तलवार के लिए किसी और पुरुष में दिलचस्पी खोने के लिए काफी था। अपने समृद्ध डेटिंग इतिहास के कारण प्रिंसिपल कमर थोड़े नाराज थे, लेकिन जल्द ही अपने सामान्य स्वभाव में लौट आए। कल ओल्ड गोवा जा रहा हूँ। गोवा एक बार घूम चुका हूँ, फिर भी कहीं बाहर नहीं निकला। तुम्हें पता है यहाँ घूमने के लिए बहुत से लोग तरसते हैं। हाँ, आखिर तुम्हारा जन्म गोवा में ही हुआ था, जैसे कि तुम थे ही नहीं। प्रिंसिपल कमर के कहने पर विवान को सचमुच बाहर घूमने का मन हुआ। चूंकि उसने बेसिलिका ऑफ बोम जीसस और पुराने गोवा के चर्चों के बारे में केवल ऑनलाइन या दूसरों से ही सुना था, इसलिए अब जब उसे मौका मिला था तो स्वाभाविक रूप से वो उन्हें देखना चाहता था। योजना को अमल में लाया गया। विवान न केवल खुद उठा बल्कि दिया तलवार को भी अपने साथ खींच लाया, जो धूप का आनंद लेते हुए आंखें सिकोड़ रही थी। खैर, ये सूरज तो बिल्कुल ठीक है। अब देर मत करो, होटल के कॉन्सियर्ज से गाड़ी का इंतजाम करवाओ। चलो पहले बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चलते हैं। प्रिंसिपल कमर ने एक समझदारी भरी नजर दिखाई, मानो उन्हें पता था कि विवान यही विकल्प चुनेगा। चलिए चलते हैं, मैंने पहले ही कॉन्सियर्ज को सूचित कर दिया है, गाड़ी तैयार होनी चाहिए। इतना कहकर तीनों लोग छत से चले गए। विवान की योजनाओं के बारे में अनिश्चित होते हुए भी दिया तलवार जानती थी कि अगले 7 दिनों तक वो विवान की ही रहेगी। बिना किसी प्रतिरोध के वो उसके पीछे पीछे चली गई। इस बार कॉन्सियर्ज की कार कोई कलिनन नहीं थी, बल्कि एक विस्तारित रोल्स रॉयस फैंटम थी। ड्राइवर को अपने गंतव्य स्थान के बारे में निर्देश देने के बाद तीनों ने विशाल कैबिन के अंदर आराम से रेड वाइन आनंद लिया। विवान और प्रिंसिपल कमर ने अगले कुछ दिनों के लिए निर्धारित कार्यक्रम के बारे में बीच बीच में बातचीत की। गोवा में एक कहावत है, एक दिन ओल्ड गोवा के लिए, एक दिन गोवा बीच के लिए। गोवा की आबादी लगभग 30 लाख है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। पैदल चलकर इसे घूमने में एक ही दिन लगता है। एक सरल तुलना के लिए बिहार प्रांत में स्थित एक जयपुर 80 गोवाओं के बराबर है। हालांकि कार धीमी गति से चल रही थी, फिर भी शहर के भीतर स्थित पौराणिक स्थल ओल्ड गोवा तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। ड्राइवर ने कार पार्क की और विवान और उसके दोनों साथी बाहर निकल आए। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस के प्रवेश द्वार पर खड़ी संत फ्रांसिस जेवियर की भव्य प्रतिमा के सामने वो मुस्कुराते हुए शांत मुद्रा में है, अपने दाहिने हाथ में चमत्कार की चाबियां और अपने बाएं हाथ में पवित्र ग्रंथ पकड़े हुए। चौक के बीचों बीच एक ही पत्थर से तराशा हुआ एक प्राचीन स्तंभ भव्य रूप से खड़ा है। स्तंभ के दोनों ओर सुंदर फव्वारे हैं और पूर्वी देशों के लोग सहित कई पर्यटक चौक में तस्वीरें खींच रहे हैं। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में आने के बाद से दिया तलवार का पहले का जीवंत स्वभाव शांत स्वभाव में बदल गया। उसकी गंभीर मुद्रा देखकर विवान मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम कैथोलिक धर्म का अनुसरण करती हो? दिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। लगभग, लेकिन मैं एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई हूं। तो फिर तुम इतना पवित्र चेहरा क्यों बनाती हो? मैं चाहे जिस भी बात में विश्वास रखता हूं, मैं दूसरों के विश्वासों का सम्मान करता हूं। ये सुनकर विवान अपनी हंसी नहीं रोक पाया। दिया तलवार के तिरस्कारपूर्ण भाव को देखकर वो भी थोड़ी चिढ़ गई। ये दूसरों की आस्था का अपमान है। क्या आपको किसी धर्म में आस्था नहीं है? दूसरी ओर प्रिंसिपल कमर ने चंचल भाव से उनकी बातचीत सुनी। बेशक, मुझे विश्वास है। पहले तो दिया तलवार को लगता था कि विवान विश्वासहीन है, लेकिन ये सुनकर वो उत्सुक हुए बिना नहीं रह पाई। आपका विश्वास किस पर है? विवान ने हल्की सी मुस्कान दी। उनका पहले का सौम्य निष्क्रिय व्यवहार क्षण भर में तीक्ष्ण और उग्र रूप में बदल गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी ओर इशारा किया। क्यों? मुझे खुद पर विश्वास है। चाहे इस दुनिया में भगवान या देवी देवता सचमुच मौजूद हो या ना हो, मुझे हमेशा सिर्फ खुद पर ही विश्वास रहेगा। यहां तक कि पुनर्जन्म और एक व्यवस्था जैसी चीजें भी उनके साथ घटित हुई। मूल रूप से विवान को दुनिया की सभी चीजों के प्रति सम्मान रखना चाहिए था, लेकिन ये तो सामान्य लोगों के लिए है। विवान जैसे अहंकारी व्यक्ति के लिए आस्था बकवास से कुछ नहीं है। दुनिया में इतनी सारी मान्यताएं होते हुए भी आज भी इतने सारे गरीब लोग क्यों हैं? अगर आस्था वाकई काम करती तो तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ लोग गरीबी रेखा पर ही क्यों संघर्ष कर पाते हैं, जबकि दूसरे लोग धन और सुखों में पैदा होते हैं? इस युग में देवताओं की बजाय धन पर विश्वास करो। खूब कहा है। विवान की कुछ हद तक बचकानी बातें सुनकर प्रिंसिपल कमर ने प्रशंसा का भाव दिखाया। बूढ़े विवान, इस मामले में तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। अपने हाथों में होने से ज्यादा भरोसेमंद कुछ नहीं होता। विवान की निगाहें प्रिंसिपल कमर से मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। वर्तमान में जीना ही अपने आप में पर्याप्त संतोषजनक है। उन सभी निरर्थक बातों में उलझने की क्या जरूरत है? क्या यह थकान नहीं देता? समूह ने इस विषय पर आगे चर्चा नहीं की और बेसिलिका के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। मुख्य हॉल में कई बड़ी मूर्तियां और नक्काशीदार आकृतियां थीं और बाईं और दाहिनी ओर छोटी छोटी चैपलों की एक श्रृंखला थी, जिनमें से प्रत्येक को भित्ति चित्रों, नक्काशीदार आकृतियों और मूर्तियों से सजाया गया था, जिनमें सबसे प्रसिद्ध माइकल एंजेलो की पवित्र माता का शोक और सेंट फ्रांसिस जेवियर की एक कांस्य प्रतिमा थी। जो दृश्य गंभीर और पवित्र होना चाहिए था, वो पर्यटकों के इधर उधर घूमने से बर्बाद हो गया। प्रिंसिपल, क्या आप प्रिंसिपल हैं? अचानक पास से हिंदी में बोलने वाली एक आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर ध्वनि के स्रोत की ओर घुमाया। बिहार के युवा पर्यटकों का एक समूह था, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, जो प्रिंसिपल कमर को देखकर उत्साहित हो गए और उनका अभिवादन किया।
आपकी मुलाकात आपके फैन से हो गई है, विवान ने मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल कमर को चिढ़ाया। जैसे कि मेरे कोई फैंस हो। मुझे पता है, आपकी सिर्फ एक पत्नी है, कौन नहीं जानता कि आप राष्ट्र के पति हैं। कभी कभी मैं इंस्टाग्राम देखता हूं और आपकी पोस्ट के नीचे की टिप्पणियां देखकर ईर्ष्या करता हूं। हजारों टिप्पणियों में से आधी टिप्पणियां पति बनाम मैं के बारे में है। शाही हरम को भी पत्नियां चुनने में उतना काम नहीं करना पड़ता जितना आपको करना पड़ता है। कुछ उत्साहित दिखते युवा पर्यटक पास आए। हमें उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसिपल भी गोवा घूमने आ रहे हैं। क्या हम आपके साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? एक खूबसूरत लड़की रिया शर्मा ने थोड़ी हिचकिचाते हुए पूछा। आखिर प्रिंसिपल कमर अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे और हालांकि इस लड़की के चेहरे की बनावट नाजुक थी, लेकिन उसका गोल चेहरा प्रिंसिपल कमर की इन्फ्लुएंसर सौंदर्यात्मक पसंद से मेल नहीं खाता था, इसीलिए उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सौभाग्य से पिछली रात मॉडल के साथ हुई मुलाकातों के बाद उनका मूड अच्छा था और उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। विवान, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे चुके प्रिंसिपल कमर को अचानक कुछ सूझा और शरारती अंदाज में विवान को आमंत्रित किया। विवान ने कंधे उचकाकर यह संकेत दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और सीधे वहां पहुंच गया। फोटो खींचने वाले पर्यटकों ने भी मना नहीं किया। विवान के व्यक्तित्व को देखते हुए उनके साथ एक ही फ्रेम में होना निश्चित रूप से एक सम्मान की बात थी। प्रिंसिपल कमर ने सहजता से अपना हाथ विवान के कंधे पर रख दिया, मानो वो काफी आत्मीय लग रहे थे। फोटो खिंचवाने के बाद प्रिंसिपल कमर ने लड़की से कहा, इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना याद रखना, मैं इसे बाद में शेयर कर दूंगा। ये सुनकर रिया शर्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। प्रिंसिपल कमर द्वारा इसे शेयर करने का मतलब था कि वो इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में आधे रास्ते पर पहुंच जाएगी। रिया शर्मा द्वारा इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के बाद प्रिंसिपल कमर ने अपना फोन निकाला और उसकी पोस्ट को शेयर किया, यहां तक कि गहरे अर्थ का संकेत देते हुए पुरुष देवता शब्द भी जोड़ दिए। बिहार में रात काफी हो चुकी थी, लेकिन प्रिंसिपल कमर द्वारा पोस्ट को दोबारा पोस्ट करने के कुछ ही मिनटों में पोस्ट चुपचाप ट्रेंडिंग लिस्ट में चढ़ गई। #प्रिंसिपल कमर के बगल में खड़ा वो पुरुष देवता कौन है? अध्याय 79 राष्ट्रीय दिलकश शख्सियत। प्रिंसिपल कमर द्वारा फॉरवर्ड किए गए इंस्टाग्राम पोस्ट के ठीक नीचे देखते ही देखते 1 घंटे के भीतर टिप्पणियों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई। हबी एक्स मी वाले लगभग आधे लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग पूछ रहे थे कि विवान गुप्ता कौन है। जैसा कि सभी जानते हैं, 2019 से पहले प्रिंसिपल कमर का इंस्टाग्राम मुख्य रूप से मनोरंजन उद्योग की अनुशासन निरीक्षण समिति के आधिकारिक खाते के रूप में इस्तेमाल होता था और वे शायद ही कभी अपने दैनिक जीवन से जुड़ी बातें पोस्ट करते थे। यहां तक कि उनके जिन दोस्तों या मशहूर हस्तियों से अच्छे संबंध थे, उनके बारे में भी केवल गपशप मीडिया के माध्यम से ही पता चलता था। और इस बार विवान गुप्ता के साथ वाली तस्वीर से लेकर कैप्शन तक उनके अच्छे संबंधों को साबित करती है, जिससे कुछ निष्क्रिय नेटिजन्स के बीच तुरंत गहन चर्चा शुरू हो गई। कुछ ही क्षणों में उत्सुक नेटिजन्स ने पता लगाया कि 1 महीने पहले प्रिंसिपल कमर द्वारा मुंबई का सबसे शरारती छात्र शीर्षक से एक इंस्टाग्राम पोस्ट फॉरवर्ड किया गया था, जिसमें उनके साथ उसी विवान गुप्ता की तस्वीर थी। कुछ समय के लिए गपशप पर आधारित सभी प्रमुख मीडिया संस्थानों ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। अगले ही दिन एंटरटेनमेंट मॉर्निंग गॉसिप नामक एक स्व मीडिया ने सीधे तौर पर विवान गुप्ता की पहचान उजागर कर दी। विवान गुप्ता ने प्रवेश परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करके मुंबई थिएटर एकेडमी के निर्देशन विभाग में दाखिला लिया है और वर्तमान में वह 2य वर्ष का छात्र है। इसके अलावा हमें एक क्वेरी सॉफ्टवेयर पर उसकी कुछ संपत्ति संबंधी जानकारी मिली है। 3 सितंबर 2017 को वे हुआवेई मीडिया के शेयरधारक बने। 20 सितंबर 2017 को उन्होंने मुंबई ब्लैक स्वान इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड ब्लैक स्वान कैपिटल में पंजीकरण कराया और एक स्वतंत्र शेयरधारक बन गए। नीचे इन दोनों कंपनियों की विस्तृत प्रोफाइल दी गई है। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ तस्वीरें भी शामिल थीं। ये हुआवेई मीडिया और ब्लैक स्वान कैपिटल की शेयर संरचना और बुनियादी जानकारी हैं। 200 मिलियन की चुकता पूंजी वाली हुआवेई मीडिया के पास 50% शेयर है। ब्लैक स्वान कैपिटल, जिसकी चुकता पूंजी 500 मिलियन है, एक स्वतंत्र स्वामित्व वाली कंपनी है। कई दर्शकों ने नीचे टिप्पणी करना शुरू कर दिया। इकाई 10, 100, 1000, 10,000, पिताजी, दादाजी, पूर्वज। ब्लॉगर का मतलब है कि इस विवान गुप्ता के पास फिलहाल 600 मिलियन की संपत्ति है। मैं सम्मान के तौर पर पहले उन्हें गॉडफादर कहूंगा। दूसरे वर्ष के छात्रों के पास अरबों रुपए हैं, जबकि मेरा दूसरा वर्ष फोन पर किंग ऑफ ग्लोरी खेलते हुए बीत रहा है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और कंबन के नीचे रोने लगा। लड़कियों, क्या तुम सिर्फ पैसे जैसी सतही चीजों पर ही ध्यान दे रही हो? मेरी तरह समझदार बनो, गहरी बातों पर ध्यान दो, ठीक है? जैसे उसका चेहरा। आज से प्रिंसिपल मेरे पति नहीं रहे। मैं एक तरफा तौर पर उनके साथ अपने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने की घोषणा करती हूं और खुद विवान गुप्ता के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की घोषणा करती हूं। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे पति ज्यादा सुंदर हैं। पति एक्स मैं। उसे पति मत कहो, तुम्हारे देश का पति भी उसे भगवान कहता है। उसे राष्ट्रीय दिलकश हीरो कहो।
निष्क्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की शक्ति को कभी कम मत आंकना। हैशटैग राष्ट्रीय दिलकश हीरो ट्रेंडिंग सूची में 19वें स्थान से 10वें स्थान पर पहुंच गया और समय बीतने के साथ साथ इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ती गई। हालांकि इटली में दूर रह रहे विवान गुप्ता और इंस्टाग्राम पर सक्रिय न होने के कारण विवान गुप्ता को यह पता नहीं था कि उन्हें उनके गृह देश में पहले से ही राष्ट्रीय दिलकश कहा जा रहा है। वे गोवा से कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद संतागाटा टाउन के पास पहुंच चुके थे। कोयम्बटूर शहर दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है, जिसकी आबादी 1,80,000 है, लेकिन इसे विश्व का कार शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि मासेराटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, डी टोमासो जैसी विश्व प्रसिद्ध लग्जरी कार कंपनियां और प्रसिद्ध हाई एंड मोटरसाइकिल कंपनी डुकाटी का मुख्यालय कोयम्बटूर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। और विवान गुप्ता और अन्य लोग कोयम्बटूर शहर में स्थित संतागाटा टाउन में लैम्बोर्गिनी मुंबई सेंटर पहुंचे। संतागाटा पहुंचने पर लैम्बोर्गिनी मुंबई सेंटर ने पहले से ही किसी को अग्रिम रूप से प्रतीक्षा करने के लिए भेज दिया था। कमर फारूक और उनके साथियों को देखकर उन्होंने तुरंत उनका अभिवादन किया। संतागाटा में आपका स्वागत है सम्मानित अतिथिगण। मेरा नाम राहुल यादव है। मैं लैम्बोर्गिनी कंपनी का जनसंपर्क प्रबंधक हूं और विशेष रूप से आपके आगमन की प्रतीक्षा में यहां मौजूद हूं। राहुल ने उन तीनों को एक टिपिकल भारतीय सज्जन की मुस्कान दी। उपस्थित 4 लोगों में से दिया तलवार को छोड़कर, जो लैम्बोर्गिनी की सदस्य नहीं थीं, कमर फारूक, प्रिंसिपल कमर और विवान गुप्ता सभी रजिस्टर्ड वीआईपी सदस्य थे और उन्हें लेने के लिए एक मैनेजर स्तर के व्यक्ति को भेजना काफी सम्मान की बात थी, ये देखते हुए कि लैम्बोर्गिनी के सदस्य पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उन तीनों ने राहुल को सिर हिलाकर सहमति दी। हमने अपने सम्मानित अतिथियों के लिए एक विशेष विश्राम स्थल की व्यवस्था की है। क्या आप पहले हमारी कार फैक्ट्री का दौरा करना चाहते हैं या सीधे विश्राम स्थल पर जाएंगे? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में कमर फारूक ने कहा, मैं लंबे समय से दुनिया के टॉप सुपरकार ब्रांड की फैक्ट्री देखना चाहता था। अब जब मौका मिला है तो बेशक मैं सबसे पहले वहीं जाना चाहता हूं। श्री कमर, मेरा विश्वास कीजिए, हमारे कारखाने का दौरा करने के बाद आपको लैम्बोर्गिनी का सदस्य होने पर गर्व होगा। ये कहते हुए उन्होंने स्वागत भाव से उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। वे सभी बेफिक्र होकर लैम्बोर्गिनी की सौजन्य कार में बैठ गए। शिष्टाचार के लिए रखी गई गाड़ी धीरे धीरे संतागाटा टाउन में दाखिल हुई और विशाल कारखाना क्षेत्र की ओर चल पड़ी। मैं पहले आपको संयंत्र के गैर मुख्य क्षेत्र का दौरा कराऊंगा, फिर शाम 6 बजे हम आप जैसे सम्मानित अतिथियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया भोज आयोजित करेंगे, जो भारत तक इतनी दूर से आए हैं, और भोज में पॉइजन के स्वामित्व के लिए नीलामी भी आयोजित की जाएगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि विशेष रूप से तैयार की गई ये कार इतनी विशाल लग रही थी कि इसमें 10 से अधिक लोग बिना भीड़भाड़ महसूस किए बैठ सकते थे। इस बार आपने कितने लोगों को आमंत्रित किया था? विवान गुप्ता ने पूछा, ये जानते हुए कि यहाँ आए सभी लोग पॉइजन की वजह से ही आए हैं। जितने लोग होंगे, प्रतिस्पर्धा उतनी ही कड़ी होगी। ये सुनकर राहुल ने जवाब दिया, हमने कुल 276 सदस्यों को आमंत्रित किया था, लेकिन अब तक केवल 17 लोग ही संतागाटा पहुंचे हैं। उत्तर सुनकर विवान गुप्ता ने अंततः सिर हिलाया। आखिरकार हर किसी को पॉइजन में दिलचस्पी नहीं होगी और कुछ लोगों को दिलचस्पी तो होगी, लेकिन विभिन्न कारणों से उनके पास समय या पैसा नहीं होगा। 17 लोगों का आना ही काफी अच्छा था। बूढ़े विवान, क्या आपको चिंता है कि अगर बहुत से लोग आ गए तो बोली की कीमत बहुत अधिक हो जाएगी और आप मूर्ख समझे जाएंगे? चिंता मत करो, मैं और प्रिंसिपल तुम्हारे साथ हैं और समय आने पर हम तुम्हारा साथ देंगे। कमर फारूक ने मुस्कुराते हुए विवान गुप्ता को आंख मारी। विवान गुप्ता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं इसे आसानी से खरीद सकता हूँ। मेरे पास अभी भी 170 मिलियन है। मेरे लिए कार खरीदना संभव है, लेकिन मुझे बस इस बात की चिंता है कि अगर बहुत से प्रतियोगी आ गए तो कीमत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और मैं मूर्ख समझा जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही ऐसा सोच रहे हो? वे लोग भी मूर्ख नहीं हैं। अगर कीमत वास्तविक कीमत से बहुत अधिक हो जाती है तो कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त धन है, तुम निश्चिंत रह सकते हो। ये सुनकर विवान गुप्ता सहमत हो गया, क्योंकि अमीर लोग भी मूर्ख नहीं होते। अपनी पसंद की चीज पर कुछ अतिरिक्त पैसे खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेवजह दर्जनों रुपए खर्च करना उचित नहीं है। जब वे बात कर रहे थे तभी लिमोजीन फैक्ट्री परिसर में प्रवेश कर चुकी थी। कार से बाहर निकलने के बाद राहुल ने उन्हें साइट के बारे में बताना शुरू किया। लैम्बोर्गिनी कंपनी की स्थापना के बाद से संतागाटा स्थित कारखाना ही इसका एकमात्र उत्पादन केंद्र रहा है। हमने कभी भी किसी अन्य कंपनी को उत्पादन का काम नहीं सौंपा है। इस बिंदु पर राहुल को गर्व महसूस हो रहा था। कंपनी के विकास और नए कार मॉडलों के जुड़ने के साथ कारखाने का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता गया है और सुविधाएं अधिक उन्नत होती गई हैं। हाल ही के वर्षों में कंपनी की निरंतर सामरिक निवेश योजना के मार्गदर्शन में और सुपर सव्यू मॉडल यूरिस को लॉन्च करने के समर्थन में लैम्बोर्गिनी मुंबई सेंटर कारखाने में कई नई सुविधाएं और प्रौद्योगिकियां जोड़ी गई हैं,
जिससे पूरे उत्पादन आधार का आकार 80,000 वर्ग मीटर से बढ़कर 1,60,000 वर्ग मीटर हो गया है। अगले 2 घंटों में विवान गुप्ता और उनके साथियों ने प्रमुख कारखाना क्षेत्रों का दौरा किया और अपनी जिज्ञासा को शांत किया। टूर के बाद राहुल ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें उनके आवास तक वापस पहुंचाया और उन्हें शाम 6 बजे के डिनर की याद दिलाई। ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से सज्ज विशाल व्यक्तिगत स्वीट उपलब्ध थे। हालांकि ये किसी होटल जितने आलीशान नहीं थे, फिर भी ठीक ठाक थे, क्योंकि लैम्बोर्गिनी कंपनी जानती थी कि ये धनी अतिथि साधारण जगहों में रहने के आदी नहीं होते। हालांकि दिया तलवार लैम्बोर्गिनी की सदस्य नहीं थीं, फिर भी उनके लिए एक अलग कमरा तैयार किया गया था, क्योंकि वे वहां मौजूद थीं। लेकिन उन्होंने विवान गुप्ता के साथ उनके कमरे में जाना चुना। तीनों ने बाद में मिलने का समय तय किया, फिर अपने अपने कमरों में वापस चले गए। अपने कमरे में क्यों नहीं चले जाते? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? दुनिया का अनुभव कर चुकी दिया तलवार धीरे धीरे एक युवा लड़की की मानसिकता से बाहर निकल रही थी और उसने विवान गुप्ता को एक अस्पष्ट अर्थ वाली मुस्कान दी। अरे बिल्कुल नहीं। कमरे में प्रवेश करते ही दोनों हंसते हंसते बातें करने लगे। शाम के भव्य समारोह में 3 घंटे से अधिक का समय बचा था, जो लड़ाई के लिए पर्याप्त था। अगले 100 अक्षरों को सेंसर कर दिया गया है। कुछ देर आराम करने के बाद और ये देखकर कि अब समय हो गया है, दोनों ने एक साथ स्नान किया, डिनर के लिए उपयुक्त कपड़े पहने। फिर लैम्बोर्गिनी के कर्मचारियों ने उन्हें डिनर में शामिल होने की याद दिलाने के लिए दरवाजा खटखटाया। लैम्बोर्गिनी के कर्मचारियों के कमरे से बाहर निकलने के बाद प्रिंसिपल कमर और कमर फारूक पहले से ही कुछ दूरी पर उनका इंतजार कर रहे थे। दमकती हुई दिया तलवार और कुछ हद तक सुस्त विवान गुप्ता को देखकर दोनों तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। पल भर में उनके दिलों में एक नींबू का पेड़ उग गया और उन्हें इस बात का अफसोस होने लगा कि वे उस समय उन युवा मॉडलों को अपने साथ क्यों नहीं लाए थे। भाई कमर, प्रिंसिपल, विवान गुप्ता ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। विवान गुप्ता की आवाज सुनकर दोनों को कुछ राहत मिली और कमर फारूक ने मजाक में कहा, विवान गुप्ता, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। तुम अभी युवा हो, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और छोटी मोटी आदतों को बड़ी मुसीबतों का कारण नहीं बनने देना चाहिए। थोड़ा संयम रखो। घर लौटकर मैं तुम्हें एक अनुभवी आयुर्वेदिक वैद्य से मिलाऊंगा, जो तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए दवा लिख देंगे। सामान्य तौर पर विवान गुप्ता पलटवार करता, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता में हाल ही में आई गिरावट को देखते हुए वह कुछ रुचि दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। वास्तव में विवान गुप्ता की प्रतिक्रिया देखकर प्रिंसिपल कमर और कमर फारूक ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर से हंस पड़े। अध्याय 80 6 मिलियन। डिनर पार्टी का आयोजन लैम्बोर्गिनी मुंबई सेंटर के एग्जीक्यूटिव रेस्टोरेंट में किया गया है। जाहिर है लैम्बोर्गिनी कंपनी इन प्रीमियम सदस्यों को बहुत महत्व देती है, यहां तक कि इस अवसर के लिए रेस्टोरेंट को विशेष रूप से सजाया भी गया है। जब विवान गुप्ता और अन्य लोग वहां पहुंचे तो अंदर पहले से ही विभिन्न आयु वर्ग के काफी लोग मौजूद थे। विवान ने एक सफेद रंग के बुजुर्ग व्यक्ति को भी देखा जो 60 या 70 वर्ष के आसपास के लग रहे थे। इतनी अधिक उम्र में क्या वो अभी भी सुपर कार खरीद सकता है? विवान ने मन ही मन व्यंग्यपूर्वक ये विचार किया। नए लोगों को आते देख कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर मुड़ गया। इससे पहले उनका स्वागत कर चुके राहुल यादव एक तरफ से आए और परिचय शुरू किया। ये 2 दर्जन से भी कम लोगों की एक छोटी सी सभा थी, इसलिए परिचय जल्दी से समाप्त हो गया। विवान ने कुछ ही चेहरों को पहचाना, नामों को याद नहीं रखा क्योंकि इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं थी। उन लोगों ने भी विवान गुप्ता और उसके समूह को देखकर दोस्ताना मुस्कान दी, बिना किसी नस्लीय भेदभाव या इस तरह की किसी नाटकीय घटना के। आखिरकार ऐसे माहौल में मौजूद हर कोई अरबपति है। भला कोई इतने अमीर व्यक्ति के साथ भेदभाव करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जब तक कोई मूर्ख ना हो वो ऐसा काम नहीं करेगा, और अगर कर भी दे तो इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। विवान गुप्ता और अन्य लोगों के बाद कुछ और लोग एक के बाद एक आते गए, लेकिन सभी छोटे छोटे समूहों में बातचीत करते रहे, क्योंकि लैम्बोर्गिनी ने अभी तक कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा नहीं की थी। कुछ मिनट बाद एक अधेड़ उम्र का गोरा आदमी, जिसके बाल झड़ने शुरू हो गए थे, कुछ कर्मचारियों के पीछे पीछे अंदर चला गया। वो व्यक्ति साफ सुथरा सूट पहने हुए था और चलते समय हर किसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। राहुल यादव ने उचित लहजे में कहा, देवियों और सज्जनों, ये हमारे लैम्बोर्गिनी के सीईओ श्री स्टेफन डोमिनिक हैं। स्टेफन भोज के केंद्र में पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, इस रात्रि भोज के मेजबान के रूप में मुझे देर से आने पर शर्म आ रही है। उनकी बातों पर सभी ने हल्की सी हंसी हंस दी और कोई अन्य भाव नहीं दिखाया। काम की वजह से मैं आज दोपहर किसी दूसरे शहर में था। असल में हमारे जनसंपर्क निदेशक मेरे लिए इस कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले थे, लेकिन चूंकि आप सभी हमारी कंपनी के वीआईपीज हैं, इसलिए ये अनुचित लगा, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। हालांकि मुझे थोड़ी देर हो गई है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आ गया।
स्टेफन झूठ बोल रहा था या नहीं, उसके शब्दों ने निश्चित रूप से सभी को सम्मान दिलाया। क्या हम धाकई इतने महत्वपूर्ण हैं? सीईओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया जाना। विवान गुप्ता ने मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल कमर और कमर फारूक को चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। इस विषय पर बोलने के लिए प्रिंसिपल कमर सबसे योग्य व्यक्ति थे, क्योंकि वे अंबानी ग्रुप में निदेशक थे और इस तरह के कई कार्यक्रमों में भाग ले चुके थे। ये तो बस दिखावा है, आखिरकार हम उनके इलाके में हैं और हमारा अभिवादन करना उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप वाकई बहुत महत्वपूर्ण होते तो वे आपसे मिलने के लिए हवाई जहाज से आ जाते। धीरे धीरे व्यंजन परोसे गए और स्टेफन भी खड़े होकर टोस्ट करते हुए बोले, मैं लैम्बोर्गिनी की ओर से आप सभी को टोस्ट करता हूं। सभी लोग खड़े हो गए और जवाब में अपने गिलास ऊपर उठा लिए। खाना ठीक ठाक था, लेकिन ये लोग हर दिन बढ़िया खाना खाने के आदी हैं, यहां तक कि विवान गुप्ता ने भी कुछ ही निवाले खाए और फिर खाना बंद कर दिया। सभी के व्यवहार को देखकर स्टेफन समझ गया कि उनका असली निशाना जहर है और उन्हें खाने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उसने अपने सहायक को संकेत दिया। सहायक तुरंत समझ गया और उसने रेस्टोरेंट के एक तरफ लगे प्रोजेक्टर को चालू कर दिया, जिस पर एक चिकनी काली कार की छवि दिखाई दी। उसका पूरा शरीर घोर काला था, उस पर कोई और रंग नहीं था। कुल मिलाकर यह अपने असली नाइट शैडो जैसा ही था, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी थे। ये असली जहर अधिक आक्रामक प्रतीत होता था, जिसकी शारीरिक बनावट ठंडी रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए तेज काले स्टील के ब्लेड जैसी दिखती थी। चूंकि आप सभी यहाँ आमंत्रित हैं, इसलिए आपको जहर मॉडल के बारे में कुछ जानकारी तो होगी ही, इसलिए मैं केवल कुछ मुख्य बिंदुओं का ही उल्लेख करूंगा। फिलहाल जहर की 14 इकाइयां मौजूद हैं और ये 15वीं और अंतिम इकाई है। हमारे लैम्बोर्गिनी संग्रहालय में मौजूद प्रोटोटाइप के अलावा बाकी 14 कारें बिक चुकी हैं। ये एकमात्र कार है जो अभी तक सेकेंड हैंड मार्केट में नहीं आई है। इसके मूल्य के बारे में मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? स्टेफन ने सभी को देखकर मुस्कुराया। स्क्रीन पर इस शानदार बुल के विभिन्न कोण प्रदर्शित किए गए, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। जो लोग इतनी दूर से यहां आए हैं, निस्संदेह सुपरकार के सबसे समर्पित प्रशंसक हैं। ऐसी स्थिति में मैं आधिकारिक रूप से इस नीलामी की शुरुआत की घोषणा करूंगा। चूंकि ये एक विशेष प्रकार की नीलामी है, इसलिए इसमें जटिलता की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे अधिक बोली लगाने वाला विजेता होता है और यदि 3 मिनट के भीतर कोई भी इससे अधिक बोली नहीं लगाता है तो नीलामी समाप्त हो जाती है। हम लैम्बोर्गिनी के शुरुआती 3 मॉडलों की कीमत 40 लाख अमेरिकी डॉलर से शुरुआत करेंगे। 10 लाख अमेरिकी डॉलर। शुरुआती कीमत को ही रुपयों में परिवर्तित करने पर 28 मिलियन रुपए आते हैं। 4.1 मिलियन। स्टेफन के बोलते ही सफेद बाल वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर से एक उत्सुक प्रस्ताव आया। 4.2 मिलियन। 4.3 मिलियन। यहां मौजूद हर कोई इस कार को चाहता था और नीलामी की शुरुआत तनावपूर्ण रही। बोलियां तेजी से आने लगीं और 1 मिनट के भीतर ही 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गईं। इतनी ऊंची बोलियां देखकर कमर फारूक आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक पाया। हालांकि वो जानता था कि बाजार में ये कीमत सामान्य है, लेकिन फिर भी ये उसके बजट से बाहर थी। विवान गुप्ता को बोली में भाग न लेते हुए और कभी-कभी दिया तलवार के साथ इश्क लड़ाते हुए देखकर कमर फारूक को थोड़ी सी ईर्ष्या महसूस हुई। धनी जमींदार के अतिरिक्त संसाधनों से ईर्ष्या। जैसे ही नीलामी की कीमत 5 मिलियन तक पहुंची, बोलियों की संख्या में काफी कमी आ गई, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के लिए अधिकांश लोगों को सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। सभी के भावों को देखकर स्टेफन शांत रहा। वो भली भांति जानता था कि ये अंतिम कीमत नहीं होगी। 5.1 लाख डॉलर। बूढ़े व्यक्ति ने दोबारा बोली लगाई। श्री वसंत बैंड ने 5,10,000 डॉलर की बोली लगाई है। मैं श्री वसंत का परिचय करा दूं, वे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलायंस रिटेल कंपनी के शेयर धारकों में से एक है। ऐसा प्रतीत हुआ कि स्टेफन बूढ़े व्यक्ति का थोड़ा पक्ष ले रहा था, क्योंकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई धनी व्यक्तियों ने तुरंत नीलामी से अपना नाम वापस ले लिया। क्योंकि रिलायंस रिटेल एक वास्तविक फॉर्च्यून 500 सुपर एंटरप्राइज है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत प्रभाव है। हालांकि वसंत निश्चित रूप से एक प्रमुख शेयरधारक नहीं है। हालांकि वे पहले से ही दुविधा में थे और अब वे वसंत को थोड़ा सम्मान दिलाकर एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकते थे, तो क्यों नहीं। शुरुआती 20 बोली धारकों में से 11 ने तुरंत संकेत दिया कि वे बोली लगाने से पीछे हट रहे हैं। सफेद रंग के बूढ़े व्यक्ति वसंत ने बोली से पीछे हटने वालों को कृतज्ञता भरी मुस्कान दी। 5.5 लाख। एक आवाज ने मूल बोली को सीधे 40,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया।
हर कोई उस आवाज की ओर देखने से खुद को नहीं रोक पाया। अब तक चुप रहे विवान गुप्ता ने ही बोली लगाई थी। विवान गुप्ता को रिलायंस रिटेल कंपनी के बारे में पता था, लेकिन उससे उसका क्या लेना देना था? भारत का निवासी होने के नाते क्या उसे अमेरिकी कंपनी के शेयर धारक की परवाह करनी चाहिए? वसंत हार मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा $5,60,000 की बोली लगाई। उनके बोलने की समाप्ति से पहले ही विवान गुप्ता ने फिर कहा, 6 लाख। विवान गुप्ता मुस्कुरा रहा था और भीड़ की निगाहों से बिल्कुल भी नहीं बच रहा था। उसके वर्तमान हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि जब तक वो इस जहर को हासिल नहीं कर लेता तब तक उसे चैन नहीं आएगा। विवान गुप्ता के मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। उसकी अनुमानित कीमत 7 लाख अमेरिकी डॉलर थी, जो लगभग 5 मिलियन रुपए के बराबर है। अगर कीमत इससे ज्यादा हुई तो जिसे चाहे वो मिल जाएगी। आखिरकार उसे ये नहीं पता था कि लेवल 2 के बाद सिस्टम उसे कितना देगा। बेहतर यही होगा कि कुछ तैयारी कर ले और आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ पैसे बचा के रखे। $6 लाख के प्रस्ताव को देखकर वसंत को भी विचार करना पड़ा। हालांकि जहर कार मॉडल की कीमत बढ़ रही थी, लेकिन कुल कीमत 500-600 हजार अमेरिकी डॉलर के बीच थी और उसे ये विचार करना था कि क्या इस कीमत से अधिक खर्च करना उचित है। अंततः तार्किकता ने उनकी अनिच्छा पर विजय प्राप्त कर ली और उन्होंने बोली से पीछे हटने की घोषणा करने से पहले विवान गुप्ता की ओर हल्की सी मुस्कान दी। वसंत के हटने के बाद कई और लोग भी पीछे हट गए, जिससे विवान गुप्ता सहित केवल 3 लोग ही बचे, जबकि छोड़ने वाले कई लोगों ने कभी बोली नहीं लगाई। वे केवल लैम्बोर्गिनी मुंबई सेंटर के दौरे के लिए साथ गए थे। हालांकि दोनों अभी भी हिचकिचा रहे थे, लेकिन विवान गुप्ता बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसकी मनोवैज्ञानिक कीमत तय हो चुकी थी। 1 लाख अमेरिकी डॉलर कम खर्च करना बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर कोई बोली लगाना जारी रखना चाहता है तो वो निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेगा। 3 मिनट बीत गए और शेष दोनों ने अभी तक फैसला नहीं किया था। स्टेफन ने नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए नीलामी के समापन की घोषणा कर दी। उनके लिए यहां मौजूद हर व्यक्ति कंपनी का एक विशिष्ट गेस्ट है। विजेता कोई भी हो, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इन गेस्ट्स के मन में लैम्बोर्गिनी ब्रांड का महत्व है। श्री विवान गुप्ता को बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक इस लैम्बोर्गिनी जहर का स्वामित्व हासिल कर लिया है और आप इसके 15वें और मात्र 15 मालिकों में से एक बन गए हैं। स्टेफन खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए विवान गुप्ता को बधाई दी। विवान ने भी विनम्रतापूर्वक खड़े होकर इस भाव का प्रतिवाद किया। मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि हम श्री विवान के सम्मान में एक टोस्ट उठाएं और इस अद्भुत क्षण का जश्न मनाएं। आप क्या कहते हैं? ये सुनकर धनी व्यक्तियों की भीड़ ने शालीनता से खड़े होकर विवान गुप्ता की ओर अपने गिलास उठाए। $6 लाख ने न केवल जहर को सुरक्षित किया, बल्कि कई धनी व्यक्तियों का सम्मान भी अर्जित किया। वास्तव में ये सब कुछ सार्थक था। विवान गुप्ता ने अनजाने में एक बड़ा तमाशा किया। टोस्ट के बाद विवान गुप्ता वापस बैठ गया और कमर फारूक ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे इस बात की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि आखिर आपका असली मकसद क्या है, बिना पलक झपकाए लगभग 100 मिलियन रुपए एक कार पर खर्च कर देना। विवान ने बिना जवाब दिए हल्के से हंस दिया। कमर फारूक ने लगभग 100 मिलियन के बारे में जो कहा उससे